हो गया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। आज स्काई एडुकेयर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पहली बार फेस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार यूं ही बना रहे और हम यूं ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू होते रहें और मेरी ऑनरेरी सेवाओं से आपको लगातार फ़ायदा मिलता रहे। जिस टॉपिक के लिए आज मैं आपके सम्मुख प्रेजेंट हुआ हूं, उसके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से पहले से सूचित किया जा चुका है। मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपको टीचिंग करने के लिए इस चैनल पर मौजूद हूं जो वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हर बार एक डिफर तरीके से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और जिस समय परीक्षाएं होती हैं उस समय काफ़ी सवाल ऐसे होते हैं जिनके संबंध में हमारी उस समय मौजूद सभी पुस्तकें तक निःशब्द होती हैं। ये चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और वक्त के साथ जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं इसके क्वेश्चन का मोड है एग्जामिनेशंस में वो भी बदल जाता है। अभी हम इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। देखो, किसी भी देश का संविधान जो है वो यकायक पैदा नहीं होता है, उसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जब तक अपन नहीं देखेंगे तब तक किसी भी राष्ट्र के संविधान का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है। और हालांकि इस चैनल पर अपन जो लाइव क्लासेस लेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओपनिंग से या संविधान की प्रस्तावना से लेंगे, लेकिन इसके लिए एक कंप्यूटर को बहुत कुछ इससे पहले भी आवश्यक होता है और वो चीज़ें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के नाम से पढ़ने को मिलती हैं और काफ़ी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं और बड़ी एग्जामिनेशंस में तो एक बहुत बड़ा वेटेज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का हमारे लिए महत्वपूर्ण होता ही है। इसलिए मैंने कुछ प्री शूटेड वीडियोज़ इस YouTube चैनल पर अपलोड करना शुरू किया है। शायद अब तक इसके 2 वीडियो जो हैं आपके सामने आ चुके हैं और 3 वीडियोज़ और आपके सामने आने हैं। पहले ये 5 वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पर हैं या हिस्टोरिकल मार्च पर है उनको आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे संविधान के चैप्टर्स की स्टडी आपको करवाऊंगा तब प्रत्येक चैप्टर में पहली बात ये बनती है कि इसका फर्स्ट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है वो हमें किस चार्टर से मिला या किस अधिनियम से मिला। तो चार्टर और अधिनियमों के संबंध में मैं डिटेल से चर्चा उधर प्री शूटेड वीडियोज़ में आपके साथ कर रहा हूँ। आज मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूँगा संविधान की प्रस्तावना से। देखिए, संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल या उद्देशिका। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया है और लगभग 3 वर्ष का टाइम हमने इसके लिए इन्वेस्ट किया हमारी संविधान सभा ने। और उस संविधान सभा में विद्वानों के बीच जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उन आर्ग्यूमेंट्स के फाइनल सेटलमेंट के बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को राइट डाउन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो यहाँ जैसे सबसे पहले अपन इस प्रस्तावना की हिस्ट्री पर जाना चाहें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस संबंध में हमारे सामने जो महत्वपूर्ण बात है वो है उद्देशिका प्रस्ताव की। देखिए, उद्देशिका प्रस्ताव क्या है। तो यहां आपको ध्यान होना चाहिए कि संविधान सभा की टोटल 12 बैठकें हुई थी और उन 12 बैठकों में से 11 बैठकों में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखकर तैयार कर लिया गया था और
12वीं बैठक जो है महज कुछ औपचारिकताओं को पूरा करती है। इस संबंध में संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वो हमारी प्रस्तावना से जुड़ी हुई है। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था और संविधान सभा के सदस्यों के सम्मुख एक लंबी स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो दी, उस स्पीच की समरी को ही आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को एक्स्ट्रा अभिव्यक्ति देने के लिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या अखंडता जैसे कुछ शब्दों को बाद में इंटरशिफ्ट किया गया है, ये बात अलग है। लेकिन ये जो तीनों शब्द हमने 42 नंबर के अमेंडमेंट से डाला है, तो ये कोई नई बात को संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट नहीं करता है। पहले से जो संविधान की भावना थी उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसको हमने शामिल किया है। तो यहाँ देखो, हम आते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक पर। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव को अपनी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया और उसी को हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ें उससे पहले देखो, अपनी सभी पाठ्य पुस्तकों ये हमारी सभी पाठ्य पुस्तकों के साथ जुड़ी हुई होती है। भारत का संविधान देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है, कहने के लिए एक सिंगल सेंटेंस है, लेकिन एग्जामिनेशंस में इसका पोस्टमार्टम कैसे होके हमारे सामने आता है, ये आप पीछे की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो पेपर्स हैं उनमें आप देखेंगे। यहाँ देखो, ये पहली जो शब्दावली है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ देखो, कई बार परीक्षाओं में परिपोजिशन से भी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। तो देखो, इसको अपन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, इस टाइटल में का मतलब है ऑफ प्रीपोजिशन को यूज किया है। तो यहाँ इस ऑफ प्रीपोजिशन को यूज किया है, ये हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कई बार 4 ऑप्शन कर देते हैं कि भारत के संविधान का जो टाइटल है वो है भारत का संविधान, भारत के लिए संविधान, भारतीयों का संविधान या भारत से संविधान। इस हिसाब से जो प्रीपोजिशंस हैं उनके ऊपर आप पूरे टॉपिक में ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के ऊपर जो टाइटल है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके पहले पन्ने को अपन देखें तो यह है उद्देश्य का। तो यहाँ इस उद्देश्य का शब्द को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, संविधान जो है वो किसी भी देश के लिए एक लिखित या अलिखित कानूनी दस्तावेज होता है। लिखित या अलिखित कानूनी दस्तावेज होता है, और ऐसा कानूनी दस्तावेज जो प्रत्येक संविधान के, प्रत्येक राष्ट्र के समस्त कानूनों में सुप्रीम या सर्वोच्च होता है। तो पहली बात, किसी भी राष्ट्र का संविधान जो है वो लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है। इस संबंध में हमारे सामने लीगल टर्म्स के मामले में 2 शब्द आते हैं, संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध। तो यहाँ जैसे हम कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक संहिताबद्ध संविधान है। देखो, कोडिफाइड लॉ या संहिताबद्ध कानून उसको कहते हैं जिसको सिस्टमेटिकली या साइंटिफिक तरीके से धाराओं में और आर्टिकल्स में संयोजित किया जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, यहाँ के जो संविधान है वो कोडिफाइड है। और असंहिताबद्ध जो कानून होते हैं, असंहिताबद्ध कानून या अनकोडिफाइड लॉ उनको कहते हैं जिनका कोई सिस्टमेटिक आर्टिकल्स और धाराओं में अरेंजमेंट नहीं होता है और वो बेसिकली ट्रेडिशनल, रूढ़िगत या प्रथागत होते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि यदि किसी राष्ट्र का संविधान अलिखित या अनकोडिफाइड है तो वो बेसिकली वहाँ की रूढ़ियों में
या परंपराओं में देखने को मिलता है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो हमारे लिए यूनाइटेड किंगडम का है या ग्रेट ब्रिटेन का है। वहाँ का संविधान जो है वो अलिखित है, रूढ़िगत है, परंपरागत है, किसी प्रकार का कोड जो है वो वहाँ के संविधान के संबंध में नहीं किया गया है। तो यहाँ पहली बात, जैसे अभी हम जिस शब्द प्रस्तावना की बात कर रहे हैं उस संबंध में ये शब्द कैसे मदद करते हैं अपनी, तो देखो जितने भी कोडिफाइड लॉज होते हैं, संहिताबद्ध कानून होते हैं, वो एक तरह से लिखित दस्तावेज होते हैं और प्रत्येक लिखित कानूनी दस्तावेज की शुरुआत जो है वो उसकी प्रेम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका कथन से होती है, जैसा कि अभी अपन अपने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उस कोडिफाइड लॉ में या संहिताबद्ध कानून की प्रस्तावना में किस बात को शामिल किया जाता है। तो देखो यहाँ ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लैंग्वेज बदलकर यहाँ से सवाल डाला जाता है। तो इस संबंध में देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक हेडिंग डाल रहा हूं, वो है कानून निर्माताओं का आशय। ये उस कानून की प्रस्तावना में या उस विधि की प्रस्तावना में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि असेंबली जब भी किसी कानून को इनेक्टमेंट देती है उस समय कानून निर्माताओं का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य हमेशा के लिए हमें बताने के लिए वो विधायक या विधायिका के सदस्य जो है हमारे सामने मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए समय निकलने के बाद या इन फ्यूचर यदि हम ये जानना चाहते हैं कि उस विधि के निर्माताओं का आशय क्या था, तो इसके लिए हमें उन लोगों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने इरादे को उस कानून की प्रस्तावना में या उद्देशिका कथन में डाल दिया है। तो फर्स्टली हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस या महत्व है वो ये है कि उस समय कानून निर्माता या उस संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का इरादा क्या था, आशय क्या था। यदि ये हम जानना चाहते हैं तो हमें संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेना पड़ेगा। अब एक नया सवाल हमारे सामने और मौजूद होता है, वो सवाल ये है कि अगर हम संविधान निर्माताओं के इस आशय को डिटेल से देखना चाहें तो हम इसकी स्टडी कहाँ करेंगे। तो देखिए, इसका एक ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे सामने मौजूद है अब भी, जिसको हम CAD कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के नाम से जानते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट नामक ग्रंथ में उन आर्ग्यूमेंट्स को कोड किया गया है जो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सदस्यों के बीच में आर्ग्यूमेंट पर थे। इसलिए किस प्रोविजन को संविधान में डालने से पहले जो बहस हुई उस मुद्दे में संविधान सभा के किस सदस्य ने अपना क्या मत प्रस्तुत किया, ये जानने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात, उद्देशिका की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो, किसी भी लिखित कानूनी दस्तावेज की उद्देशिका उन समस्त मुद्दों को संक्षिप्त रूप में या ब्रीफली समाविष्ट करती है जो उस पूरे दस्तावेज में उल्लेखित किए जाते हैं। कहने का मतलब, जैसे संविधान की प्रस्तावना की अपन बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान का संक्षिप्त रूप है, उसका शॉर्टकट है, या यूं कह सकते हैं कि उस पूरे संविधान रूपी कानूनी दस्तावेज की जो आत्मा है वो प्रस्तावना में निवास करती है। जैसे अभी मैंने एक शब्द यूज किया, आत्मा, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कोड सब्जेक्ट जो हैं वो संक्षिप्त में प्रस्तावना में डाले हुए होते हैं। हालांकि इसमें एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, ये जो आत्मा शब्द है शॉल, इसके ऊपर कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देकर हमें कंफ्यूज किया जाता है और वो कुछ लैंग्वेज में आपके सामने रख रहा हूं, हालांकि सारी चीजें यहां अपन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे प्लेन शब्दों में ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है,
तो इसका सीधा सा उत्तर बनता है प्रस्तावना या आत्मा, प्रस्तावना या उद्देशिका। दूसरा सवाल यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेम्बल या प्रस्तावना को नहीं कहकर अपने संविधान के आर्टिकल 32 को कहा है। क्योंकि अंबेडकर महोदय का दृष्टिकोण थोड़ा अलग इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि आर्टिकल 32 में रिट्स के माध्यम से हम नागरिकों के और गैर नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तित करवाते हैं या बहाल करवाते हैं। अगर इस एक प्रोविज़न को अपन अपने संविधान से हटा दें तो इस संविधान में नागरिकों और गैर नागरिकों को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अंबेडकर महोदय के दृष्टिकोण से संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 है, जिसका टाइटल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे ही कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े व्याख्यात्री हुए हैं और उन्होंने विदेशी संविधानों के साथ साथ भारतीय संविधान को भी कंपैरेटिवली स्टडी किया है। उनमें जैसे अपन नाम लेना चाहें तो एक नाम बहुत बड़े संविधान के व्याख्यात्री का आता है ऑस्टिन महोदय। और ऑस्टिन महोदय ने ये कहा है कि फंडामेंटल राइट का अध्याय जो है या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जो भारतीय संविधान का चैप्टर है या जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 कहते हैं, ये हमारे संविधान की आत्मा है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध संविधानों के व्याख्यात्री आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान का अध्ययन करके ये कहा है कि भारतीय संविधान का अध्याय 3 और 4, कहने का मतलब मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व है, ये दोनों अध्याय मिलकर संविधान की आत्मा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार देखो क्वेश्चन जो है उसका उत्तर कैसे बदलेगा। आत्मा शब्द वही है, जैसे सिंपली आपसे पूछा गया कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं तो आप इसका उत्तर देंगे प्रस्तावना को। दूसरा, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्या है तो इसका उत्तर बनेगा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या संविधान व्याख्यात्री ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, देन इसका उत्तर संविधान का पार्ट 3 या मूल अधिकार। इसी प्रकार यदि आपसे जेनिंग्स महोदय के अनुसार पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो इसका उत्तर पार्ट 3 और 4, या यूं कहेंगे कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों का अध्याय मिलकर संविधान की आत्मा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से देखो, पहला जैसे ये उद्देशिका होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। चौथा बिंदु इसमें आता है कि किसी भी लिखित कानून या लिखित कानूनी दस्तावेज की प्रस्तावना की इंटरप्रेटिव या व्याख्यात्मक दृष्टि से क्या भूमिका होती है। तो इस पर भी आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि हमारी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाती है और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की वैधानिकता का परीक्षण करते हैं। तो जब किसी कानून की वैधानिकता का परीक्षण का सवाल न्यायालय के सामने मौजूद होता है तो न्यायालय किसी भी अधिनियम या कानून की व्याख्या करने से पहले उस अधिनियम या कानून की प्रस्तावना पर गौर फरमाएगा। क्यों? क्योंकि उस कानून को विधि निर्माताओं ने किस आशय से या कौन से इरादे को पूरा करने के लिए निर्मित किया था, ये उसकी प्रस्तावना या उद्देशिका में ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था हमारे संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करने बैठेगा तो सबसे पहले संविधान के किसी भी अनुच्छेद में रखे गए किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण करते समय प्रस्तावना के साथ उसकी संगतता को देखेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे संविधान की किताब में जिन शब्दों को यूज किया गया है वो भी एक सामान्य शब्दकोश से या डिक्शनरी से लिए गए हैं और हमें पता है कि एक शब्द के शब्दकोश में अनेक अर्थ होते हैं। अब उन अर्थों में से कौन से अर्थ को संविधान के संदर्भ में लिया जाए इसका निर्धारण न्यायालय प्रस्तावना की मदद से करेगा, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी शब्द का वो अर्थ ग्रहण करेगा न्यायालय जो संविधान की उद्देशिका या भावना को पूरा करता हो। इस प्रकार संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का बहुत बड़ा
रोल होता है या बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सारी बातें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए संविधान की प्रस्तावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। अब जैसे मैं इस चैप्टर को विधिवत रूप से आपके सामने रखना शुरू करूं, इससे पहले देखेंगे कि जब पूरे संविधान की जो समरी है, संक्षिप्त रूप है, या उसका कोर सब्जेक्ट हम प्रस्तावना को कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें रखे गए शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, आपके सामने मैं संविधान की प्रस्तावना को रख रहा हूं और 1 बाय 1 करके मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। देखो, ऊपर कैसे जाएगा? देखो, पहला है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब इस शब्दावली में देखो, पहला है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर कैसे जाएगा? ये देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और इस शब्दावली का अंत होता है आत्मार्पित करते हैं। तो यहां देखो, पहली शब्दावली जो है वो ये है, इसको ध्यान से देखेंगे, हम भारत के लोग। तो देखो, ये शब्दावली जो है वो अपने आप में कई क्वेश्चन लेकर हमारे सामने आती है। जैसे पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान जो है वो किसकी ओर से फ्रेम किया गया है? तो इसका उत्तर आएगा भारत की जनता की ओर से। हम भारत के लोग का मतलब है भारत की जनता। दूसरी बात, इसका मीनिंग ये भी है इसी शब्दावली का कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका उत्तर भी हम भारत के लोग या भारत की जनता जो है वो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब ये है कि भारत में सर्वशक्तिमान कौन है, या सबसे शक्तिशाली कौन है, या देश की संप्रभुता किस में निहित है? तो यहाँ देखो, इसका उत्तर भी बनेगा भारत के लोग या भारत की जनता। तो दो महत्वपूर्ण सवाल अपने सामने बनकर आते हैं हम भारत के लोग शब्दावली से कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान किसकी ओर से निर्मित है? तो इसका उत्तर है जनता की ओर से। हालांकि अपने को पता है कि संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा ने किया था, लेकिन संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया था वो एक तरह से भारत की जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हुए किया है। दूसरा, संप्रभुता। तो इसमें जैसे पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट में जिन वीडियोज में आपको बता रहा हूँ, उसमें मैंने पहली कक्षा शायद आपने देखी होगी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास को अपन दो भागों में बांटते हैं। पहला पार्ट है कंपनी राज, जो 1858 के अधिनियम से पहले, और दूसरा पार्ट है क्राउन राज या मुकुट राज या ब्रिटिश सम्राट का राज, जो 1858 के अधिनियम के बाद में अपन अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब, देश के स्वतंत्र होने और अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने तक भारत की संप्रभुता ब्रिटिश सम्राट में निहित थी। या यूं कह सकते हैं कि आज देश की जो संप्रभुता या जो शक्ति देश की जनता में निहित है, वो शक्ति 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश सम्राट में निहित थी। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल परीक्षाओं की दृष्टि से अपने सामने हम भारत के लोग शब्दावली से आता है। फिर देखो, आगे वाली शब्दावली है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्दावली का क्या मीनिंग है? देखो,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या राज्य उस इकाई को कहते हैं जिसके आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब यहाँ देखो, मैं एक बात फिर डिस्कस करना चाहूंगा। एग्जाम में यहाँ भारत की संप्रभुता के ऊपर दो प्रकार के सवाल आपके सामने आते हैं। जैसे पहला सिंपल सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, इस बात की घोषणा कहाँ की गई है, तो इसका उत्तर बनेगा संविधान की प्रस्तावना में। दूसरी बात ये कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का मीनिंग क्या है, तो जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त हो, वो क्या है, संप्रभु कहलाता है। तीसरी बात यह कि भारत की संप्रभुता पर कुछ राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल साइंस के कुछ थिंकर जो है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत की संप्रभुता पर कुछ आक्षेप लगाए हैं या प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और उनमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो हमारे सामने आता है वो आता है कि भारत की जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है वो भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के विरुद्ध है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम देश की पूरी प्रकृति या राजनीतिक परिदृश्य का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। लेकिन कई बार जैसे पूछ लिया जाता है कि राजनीति शास्त्रियों के अनुसार भारत की संप्रभुता पर बड़ा आक्षेप जो लगाया जाता है वो क्या है, तो इसका उत्तर आपको बनेगा राष्ट्रमंडल की सदस्यता। फिर आगे देखो, अगला सवाल है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है? देखो, समाजवादी स्टेट संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। और समाजवाद के संबंध में मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में एक स्पष्ट बात बता दूं, वो ये है कि समाजवाद एक ऐसा टॉप है, जैसा कि जॉर्ज महोदय ने भी कहा है, समाजवाद एक ऐसा टॉप है जिसे जैसे सिर पर धारण करेंगे उसका आकार वैसा ही बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। जैसे रूसी समाजवाद, चाइनीज समाजवाद, साम्यवाद, भारतीय समाजवाद, अमेरिकन समाजवाद, तो यहाँ समाजवाद के जो स्वरूप अपन अध्ययन करते हैं निश्चित तौर पर इनमें परस्पर कुछ न कुछ डिफरेंस अपने को देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी समाजवादी व्यवस्था के संबंध में एक सामान्य सा अर्थ हम लेते हैं, वो क्या है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व हो, ऐसी व्यवस्था को हम समाजवाद कहते हैं। तो यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को कैसा स्टेट डिक्लेयर किया गया है? समाजवादी स्टेट डिक्लेयर किया गया है। कहने का मतलब यह है कि देश की जो आय के संसाधन है उनको कुछ आर्थिक शक्तियों के हाथों में केंद्रित करने का निषेध किया गया है और आम व्यक्ति का उत्पादन के साधनों में भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला शब्द है ये। तो यहाँ जो सब अर्थ मैंने इस समाजवादी या समाजवाद के बताए हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए कई बार सवाल फ्रेम कर देते हैं अकेले इस वर्ड के ऊपर भी। फिर अगला शब्द अपने सामने आता है पंथ निरपेक्ष। देखो, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये दो शब्द हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ भी आपको कुछ चीजें देखने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो चर्चा की गई है वो धर्मनिरपेक्षता की गई है या पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। या फिर जैसे इससे पहले मैं आपके साथ एक और चर्चा करना चाहूंगा, जैसे थोड़ा सा ध्यान देंगे आगे जाके मैं इसकी चर्चा चैप्टर वाइज करूंगा। पंथ निरपेक्षता शब्द है, इस संबंध में आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि पंथ निरपेक्षता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है या पंथ या धर्म की निरपेक्षता के संबंध में प्रावधान हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देखो, या फिर इसको कई बार यूं भी दे देते हैं, जैसे ये शब्द लिख दिया धार्मिक स्वतंत्रता। क्या लिख दिया? धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो यहां देखो, इसका उत्तर सबसे पहले हमें यह मिलेगा प्रस्तावना। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख
सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना में है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक अपन देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरी पोजीशन अपने को मिलेगी संविधान की तीसरी अनुसूची में। यहां देखिए कई बार हमें ऐसे सवाल परोस दिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में जो पूरे चैप्टर का इंटीग्रेशन करते हो। अभी आप सबने पढ़ा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर यहां फिर देखना आप धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दीज आर टू थिंग्स। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दो अलग बातें हैं। तो देखो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है तब निसंदेह आप इसका उत्तर क्या देंगे, अनुच्छेद 25 से 28 तक या संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। लेकिन जब इस बात को यहीं तक रोक दिया जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहां है, तो धर्म की स्वतंत्रता की बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह दृष्टिगोचर होती है। पहली बात यह है कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना की शब्दावली में नागरिकों को धार्मिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 25 से 28 तक आपने पढ़ा है। आर्टिकल 25 में यह लिखा है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण से या अंतरात्मा से किसी भी धर्म में आस्था प्रकट कर सकता है। अनुच्छेद 26 में यह लिखा है कि व्यक्ति अपने धार्मिक उत्थान के लिए किसी भी प्रकार के कदम उठा सकता है। 27 में यह लिखा है कि यदि किसी धर्म के उत्थान के लिए धार्मिक संस्थाओं आदि की स्थापना की जाती है तो उस धर्म के अनुयायियों को किसी प्रकार से चंदा या संदाय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 में राज्य के शिक्षण संस्थानों या राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ती है। और फाइनली तीसरी बात जो हम कर रहे हैं वो तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह कि संविधान की तीसरी अनुसूची में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो पहली बात तो यह कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में है क्या, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप है। संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप हैं। और इसका मतलब यह है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, कोई भी व्यक्ति अपना पद ग्रहण करेगा तो उस पद को ग्रहण करने से पहले क्या शपथ लेगा, उसकी ओथ के प्रारूप दिए हुए हैं। तो देखो तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप जब आप देखोगे तो देखो उसमें यह लिखा हुआ मिलेगा, मैं ईश्वर की शपथ के साथ या इसके ओब्लिक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कर्तव्य निष्ठा की शपथ के साथ। देखो अगर भारत एक बहुधर्मी राष्ट्र है, बहुरूपी संस्कृति यहाँ है और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम मान्यता में ईश्वर की शपथ को निषेध किया गया है। इसलिए यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति संवैधानिक पद को ग्रहण करता है तो वो अगर ईश्वर की शपथ के साथ बयान करता हूं कि अगर इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो उसके सामने ऑप्शन है कर्तव्य निष्ठा की शपथ के साथ बयान करता हूं कि, ऐसे वो शपथ ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूपों में शपथ के प्रारूपों को इस प्रकार ड्राफ्ट किया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो। इस प्रकार देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 भागों में है। प्रस्तावना में है, फंडामेंटल राइट के अध्याय भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक है, और तीसरी अनुसूची में जो शपथ के प्रारूप दिए हुए हैं संवैधानिक पदाधिकारियों के, वो प्रारूप है। ये देखिए अब वापस अपन अपने उस ड्राफ्ट पर चलते हैं। तो यहां देखो, हाँ एक बात मैं और बताना भूल गया कि धर्म की स्वतंत्रता और पंथ की स्वतंत्रता या धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, ये भी दो अपने आप में डिफरेंट चीजें हैं। तो देखो धर्म और पंथ में बड़ा
नज़दीकी संबंध होता है। कई बार ये चीज़ भी अपने को दिक्कत कर देती है। तो देखो, एक धर्म के भीतर अनेक पंथ हो सकते हैं या अनेक पंथों का एक धर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विधि की दृष्टि से हिंदू जो है वो एक मान्यता है, हिंदू एक धर्म नहीं है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपन जैसे जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम इन सब का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने संविधान में जो है पंथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धर्म शब्द का इस्तेमाल इस शब्दावली में नहीं किया गया। हालांकि धर्म शब्द का इस्तेमाल है, भाग 3 में अपन इसकी चर्चा करेंगे। और फिर यहाँ देखो, इस प्रस्तावना में यहाँ आगे यहाँ भी अपन अध्ययन करेंगे। तो ये संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को एक पंथ निरपेक्ष स्टेट डिक्लेयर करती है। अगली बात देखो, ये शब्दावली लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब क्या है? तो यहाँ का जो राज है, शासन जो है या जो सरकार है वो बहुमत से चुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जनता बहुमत से लोकतंत्रात्मक शैली से यहाँ की सरकार का चुनाव करेगी। फिर अगली बात हमारे सामने आती है गणराज्य। ये देखो, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो देखो, गणराज्य शब्द का अपना एक अर्थ होता है और वो अर्थ ये है कि जिस राष्ट्र का शासनाध्यक्ष चुना जाता है, निर्वाचित होता है, वो राष्ट्र गणराज्य कहलाता है। और जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता वो गणराज्य नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, जैसे भारत, अमेरिका, ये सब राष्ट्र जो हैं वो रिपब्लिक स्टेट हैं, क्योंकि इनके राष्ट्राध्यक्ष चुनाव द्वारा आते हैं। अब चुनाव की भी 2 रीतियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आता है, बस मतदान द्वारा चुना जाना चाहिए। अगर ऐसा राष्ट्राध्यक्ष के संबंध में है तो वो गणराज्य है। दूसरा, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसके विपरीत हमें देखने को मिलता है, वो है इंग्लैंड का, यूके का। तो ब्रिटेन का जो सम्राट है वो वंशानुगत होता है, अपन सबको पता है। और वंशानुगत होता है, इसका मतलब ये है कि वो निर्वाचित नहीं होता है। और यदि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो क्या नहीं है, या इंग्लैंड जो है वो गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक स्टेट नहीं है। तो देखो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इसका दूसरा जो रूप है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। जैसे कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, कथन दे दिया भारत एक गणराज्य है। गौर से देखेंगे, भारत एक गणराज्य है और दूसरा इसमें कारण है भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। यहां इसके नीचे देखो ऑप्शन कितने टाइप के बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दे दिया इसमें कथन व कारण दोनों सही हैं, कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कथन व कारण दोनों सही हैं, कथन व कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन अपन यहां ले रहे हैं, कथन व कारण दोनों गलत हैं, कथन व कारण दोनों गलत हैं। और चौथा ऑप्शन अपन ले रहे हैं, कथन सही है तथा कारण गलत है, कारण गलत है।
और पांचवा ऑप्शन और मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूं, कथन गलत है, कथन गलत है तथा कारण सही है। देखो ये आजकल की एग्जामिनेशंस में एक कॉमन पैटर्न हो गया है प्रश्न पूछने का। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको नॉलेज वही काम में आना है जो पहले से आपने ले रखा है। केवल इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने की अपनी ट्रिक्स होती है। सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को, कथन और कारण वाले क्वेश्चन को करने की ट्रिक्स ही बताऊंगा आपको। उन ट्रिक्स में मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न को पढ़ते समय क्या करना है आपको, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले आप इस पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त भूल जाएं कि वो कथन है या कारण है। केवल जो बॉक्स में मैंने चीज बंद की है, यहाँ वो सेंटेंस है भारत एक गणराज्य है। तो ये बात आपको पता है कि जिस देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है वो गणराज्य कहलाता है, और भारत का राष्ट्रपति चुनाव द्वारा आता है, निर्वाचित होता है, इसलिए डेफिनेट भारत एक गणराज्य है। तो इस सेंटेंस के आगे टिक कर दो। अब आप अगले प्रश्न, इस प्रश्न के बाकी भाग को भूल जाओ और ये जो दूसरा पार्ट मैंने बॉक्स में बंद किया है, इस दूसरे पार्ट के ऊपर गौर फरमाएंगे। और इस पर जब आप गौर करोगे तब आप पहले वाले को भूल जाओ। केवल आपको यह देखना है कि इस दूसरे बॉक्स में जो सेंटेंस हमने लिखा है वो सही है या गलत है। अब देखो यह है भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, यह बात सही है। देखो भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, यह बात भी क्या है, सही है। अब दोनों को आपने टिक कर लिया तो नीचे वाले ऑप्शन में देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों बातें सही है। तो देखो ऐसी बात कहां है, पहले ऑप्शन में कथन व कारण दोनों सही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में भी कथन व कारण दोनों सही है। तो यहां तक तो अपन ने जजमेंट कर लिया और इतना जो निष्कर्ष अपन ने निकाला है इससे हम आंसर तक या सटीक उत्तर तक नहीं पहुंच सकते। अब भी अपने पास दोनों ऑप्शन में आगे अलग शब्दावली है, तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है, और दूसरे में लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये जो आगे वाला पार्ट है इसको आप कैसे जज करोगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे ये, अब आप इस शब्दावली को भूल जाएं, पीछे वाली को जो कथन और कारण है इसको भूल जाएं, और ये जो दोनों सेंटेंस हैं उनको आप क्योंकि या बिकॉज ऑफ कनेक्टिव से जोड़ेंगे। ध्यान देना, दोनों के बीच में क्या रखा, क्योंकि रख दिया। तो यहां देखो भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। अब देखो इस कनेक्टिव से जोड़ने के बाद सटीक निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता। तो देखो मैंने आपको बताया कि गणराज्य वो नहीं होता जिसका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, गणराज्य वो होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो देखो क्योंकि के बाद वाला जो पार्ट है वो विसंगत है। अगर ऐसे है भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, तो यहां इसका उत्तर यह बनेगा कि कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और यदि यहां कारण में अपन ये कर दें भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो इसका उत्तर बन जाता पहला, क्योंकि इस कनेक्टिव के बाद इसका रूप ये हो जाता कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये एक सवाल जो नरेंद्र जी का आया है, प्रस्तावना में संशोधन कौन करता है। अच्छा सवाल है, लेकिन देखो मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा। अभी थोड़ा सा आप इस टॉपिक पर मेरे साथ रुके रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इस प्रकार की क्लास देने के लिए नहीं आया हूं जिससे किसी प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ की पूर्ति हो। पहले आप मेरे पूरे टॉपिक को पढ़ें और पूरे टॉपिक को पढ़ने
हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? अब भी नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ गई? मेरी आवाज आ गई? हाँ, तो देखिए मेरे सामने नरेंद्र जी का सवाल जो आया था, जिस पे अपन डिस्कस कर रहे थे, प्रस्तावना में संशोधन कौन करता है? तो प्रस्तावना में संशोधन संसद करती है। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा इस कक्षा को पूरी को ध्यान रखें, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा और आपके जो क्वेश्चन है वो आप लास्ट में मेरे से पूछें, क्योंकि मैं टीचिंग करते समय इस स्क्रीन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता। पूरा चैप्टर पढ़ें और उसके बाद जब मैं आपसे ये कहूं कि अब आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करें, उसके बाद अपन ओरली मैं स्क्रीन के ऊपर आपके सवालों को देखते हुए आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो अभी एक बार ड्यूरिंग क्लास सेशन आप क्वेश्चन कम करें और मैं आपको एक पूरा मौका दूंगा लास्ट में सारे सवाल डिस्कस करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए ये सवाल अपन ने डिस्कस किया है। तो देखो, गणराज्य शब्द के मीनिंग की अपन बात कर रहे थे। तो गणराज्य शब्द का अर्थ होता है जिस राष्ट्र का शासनाध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे जो शब्दावली है वो देखो क्या है। आगे शब्दावली काम में ली गई है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। देखो यहां एक बार फिर ध्यान रखेंगे, इस शब्दावली के ऊपर गौर करेंगे जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है। वो शब्दावली है नागरिकों को। तो देखो प्रस्तावना में अपन जो बात पढ़ते हैं उसमें और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के प्रावधानों में अपन जो चीज देखेंगे उनमें अंतर है। क्योंकि अपने संविधान में बेसिकली अपन जो है प्रावधान पढ़ते हैं नागरिकों के लिए, लेकिन जब अपन फंडामेंटल राइट्स की स्टडी करेंगे तो वहां अपन देखेंगे कि मूल अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहां बड़ी बात यह है, देखो जैसे सवाल दे दिया आपके सामने कि प्रस्तावना में विशेषतः जिनको संबोधित किया गया है, ए में दे दिया नागरिकों को, बी में दे दिया गैर नागरिकों को और सी में दे दिया ए एंड बी बोथ और डी में दे दिया लोक सेवकों को। ऐसे कोई भी ऑप्शन फ्रेम कर दिए गए हैं। तो यहां देखो वैसे देखें तो इससे बेहतर कोई सवाल नहीं होता। अब इसका जवाब इस शब्दावली से निकलता है नागरिकों को। प्रस्तावना विशेषता किसे संबोधित करती है? नागरिकों को, क्योंकि ये आगे का जो मैटर है वो पूरा का पूरा किसके लिए रखा गया है? नागरिकों के लिए। तो यहां नागरिकों के लिए प्रस्तावना में क्या नागरिकों के लिए प्रस्तावना में क्या रखा गया है? तो यहां देखेंगे आप, वापस इसके पास 2 नंबर। हाँ देखिए, ये बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए यहां इस बोल्ड किए हुए शब्द के ऊपर गौर करना आप, न्याय। तो अपने संविधान में जिस न्याय की बात की गई है वो न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहां देखो सवाल जो है वो लेवल के हिसाब से 3 टाइप के बनते हैं इस शब्दावली के ऊपर। तो पहला सवाल तो ये है कि जैसे ये 3 शब्द आपके सामने आ गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो चौथा ऑप्शन कोई और दे दिया, जैसे ये दे दिया धार्मिक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न आपको दे दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की जस्टिस या न्याय की बात नहीं की गई है। देन इसका उत्तर होगा धार्मिक, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार की न्याय की चर्चा करती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब दूसरा सवाल जो है, इन्हीं
ऑप्शंस को, जैसे ए ऑप्शन में ये बता दिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरे ऑप्शन में आर्थिक को पहले रख दिया, सामाजिक को बाद में रख दिया और राजनीतिक को फिर रख दिया। कहने का मतलब इनका सीक्वेंस जो है वो अलग कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का जो क्रम रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो न्याय का क्रम जो है, पहले किस प्रकार की जस्टिस या न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय के बाद में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? आर्थिक न्याय की। और आर्थिक न्याय के बाद किसकी बात की गई है? राजनीतिक न्याय की। कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा में जब जस्टिस शब्द पर डिस्कस हुआ तो सबसे पहले मेजोरिटी इस बात पर बनी कि सबसे पहले हमें सामाजिक न्याय को कायम करने की जरूरत है। और सामाजिक न्याय को कायम करने के लिए कई प्रावधान अपने संविधान में रखे भी गए, जैसे आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का निषेध जिसमें किया गया है, वो सामाजिक न्याय को कायम करने के लिए ही है। या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए जो प्रावधान अलग अलग अनुच्छेदों में किए गए हैं वो भी सामाजिक न्याय के लिए। और उसके बाद आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय में जैसे अभी अपन समाजवाद शब्द की चर्चा कर रहे थे, तो उत्पादन के संसाधनों पर जो कमांड है वो पूंजीपति वर्ग की न होकर सर्वहारा वर्ग की होनी चाहिए। और इसके एवज में बहुत सारे अनुच्छेदों में हमें कई व्यवस्थाएं दी गई हैं जिनकी आगे अपन चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे। राजनीतिक न्याय, जिसमें उम्मीदवारी का और मताधिकार का जो अधिकार हमें है वो राजनीतिक न्याय के लिए है। तो यहाँ पहला सवाल, कौन सी न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में है, कौन सी न्याय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। दूसरी बात, संविधान की प्रस्तावना में न्याय का जो सीक्वेंस दिया गया वो सीक्वेंस क्या है, ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बड़ी एग्जामिनेशंस में आती है, जैसे RS, IAS, RJS जैसी जो लेवल की परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए बड़ी चीज क्या है? उनके लिए बड़ी जो चीज है वो कैड में डिस्कस की गई है। जब इस शब्दावली को या इस सेंटेंस को संविधान सभा संविधान के लिए फ्रेम कर रही थी, उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को अपोज किया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में न्याय के इस सीक्वेंस को बिल्कुल रिवर्स रखने की वकालत की थी। मतलब वो ये चाहते थे कि पहले राजनीतिक न्याय आए, फिर आर्थिक न्याय आए और फिर सामाजिक न्याय आए। उनका मानना था कि अगर हम टॉप से पॉलिटिकल जस्टिस से न्याय को कायम करेंगे तो आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है वो स्वतः कायम हो जाएगी। अब देखो, अगर एक एंगल से इस बात को आज हम देखें, देश के संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए, उसके बावजूद भी ये जस्टिस आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हुई है। तो इस लिहाज से अपन देखें तो अंबेडकर का ये मत आज सत्य प्रतीत होता है। अगर हम इस न्याय को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सीक्वेंस में रखते हैं तो शायद अब तक न्याय जो है वो समाज के हर तबके तक पहुंच चुका होता। लेकिन इसमें अपने संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक के बाद आर्थिक और आर्थिक के बाद राजनीतिक न्याय का सीक्वेंस रखा गया। यहां इसके बाद में देखो, अगला शब्द ये है स्वतंत्रता। देखिए, कुछ स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही है। धर्म जो है वो न्याय नहीं, स्वतंत्रता है। ये आर्गुमेंट आ रहा है, किसका आ रहा है? देखो देखें, धार्मिक स्वतंत्रता है, न्याय नहीं। तो देखो ये सब धर्म जो शब्द है वो स्वतंत्रता के साथ ही है, न्याय के साथ नहीं है। तो देखो, न्याय जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 श्रेणियों में क्लासिफाई की गई है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं स्वतंत्रता की। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्वतंत्रता शब्द जो है वो हमें कई बार कंफ्यूज करता है। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि स्वतंत्रता के लिए एक शब्द तो हम ये यूज करते हैं लिबर्टी, और एक शब्द यूज करते हैं फ्रीडम। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या वर्तमान लोकतांत्रिक अवधारणाओं में ये दोनों शब्दों को आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां ये जो स्वतंत्रता शब्द है वो लिबर्टी के रूप में रखी गई है, न कि फ्रीडम के रूप में। देखो, अगर हम स्वतंत्रता का अध्ययन फ्रीडम के रूप में करेंगे
तो इसका मतलब यह है कि हम अपने हक को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जबकि लिबर्टी ये कहती है कि जब आप अपने अधिकारों की चर्चा करते हो, वहां तक दूसरों के कर्तव्यों पर ध्यान रखें, और जैसे ही अपनी ड्यूटी शुरू हो जाती है वहां दूसरों के अधिकार शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब यह कि हम अपने हक को आजमाने के लिए किसी भी हद तक जाने की छूट जो स्वतंत्रता नहीं देती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो स्वतंत्रता शब्द है वो कर्तव्य और अधिकारों के साथ बंधी हुई है, कर्तव्य व अधिकारों के साथ बंधी हुई है। इसको समझना। देखो, कर्तव्य व अधिकारों के साथ बंधी हुई होने का मतलब क्या है कि जब एक के अधिकार जहां तक होते हैं वहां तक दूसरे के कर्तव्य होते हैं, और जैसे ही दूसरे के अधिकार शुरू हो जाते हैं वहां पहले के कर्तव्य शुरू हो जाते हैं। तो यहां इस स्वतंत्रता का मतलब एब्सोल्यूट, या यूं कह सकते हैं कि फ्रीडम के रूप में न होकर किस रूप में है, लिबर्टी के रूप में। अब देखिए, लिबर्टी के रूप में हमारे संविधान में जो स्वतंत्रताएं रखी गई हैं, सेम पहले क्वेश्चन की तर्ज पर ही आपको देखना है। देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो देखो, प्रत्येक नागरिक के अपने विचार होते हैं और उन विचारों को अभिव्यक्ति की इच्छा होती है। नागरिकों के विभिन्न वर्गों का या प्रत्येक नागरिक का विभिन्न विषय वस्तुओं में आस्था होती है। नागरिकों के अपने धर्म होते हैं और नागरिकों के उपासना के अपने तरीके होते हैं। ये सभी के लिए अपन स्वतंत्र हैं। तो देखो, यहाँ मैंने कितने गोले के हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करती है। देखो, इन चीजों को आप काउंट करके रखेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे, तब जाके आप अपने प्रश्न का सटीक उत्तर दे पाओगे। पहली बात, पांचों शब्द आप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दूसरी बात, इनका क्रम। तो सीक्वेंस, पहले विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, फिर धर्म है, फिर उपासना है। तो इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो जैसे मैंने न्याय के लिए 3 शब्दों का हवाला दिया है, वैसे ही स्वतंत्रता के लिए आप कितने शब्दों की बात करोगे, 5 शब्दों की बात करोगे। इसके बाद में आगे वाली शब्दावली को आप देखना। जैसे अपन ने 2 चीजों की चर्चा कर ली है, न्याय की चर्चा कर ली है और स्वतंत्रता की चर्चा कर ली है। न्याय में कितने शब्दों को डिस्कस किया, 3 शब्दों को। स्वतंत्रता में कितने शब्दों को डिस्कस किया, 5 शब्दों को। नेक्स्ट देखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वेलिटी। ये देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। तो किस प्रकार की समता या समानता की बात की गई है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी, और अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी। तो देखो, आदमी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का जो उल्लेख है वो संविधान की प्रस्तावना में है। अब यहां देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात डिस्कस करना चाहूंगा जिसका मीनिंग अपन कई प्रकार से देखते हैं। तो यहां देखें, ये अवसर शब्द है, इसके साथ या अवसर को भी छोड़िए, आप इससे लीजिए इसको। किस शब्द से देखेंगे? समानता से। देखिए, मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, आप बिल्कुल गौर से सुनेंगे इसको, धीरे धीरे बोल रहा हूं। पहला सेंटेंस है, भारत का संविधान सम्मानों की समानता पर बल देता है। भारत का संविधान सम्मानों की समानता पर बल देता है। या दूसरा सेंटेंस है, भारत का संविधान असम्मानों की समानता पर बल देता है। कौन सा सही है? सम्मानों की समानता पर बल देता है या असम्मानों की समानता पर बल देता है? जरा बताएगा कोई? भारत का संविधान सम्मानों की समानता पर बल देता है या असम्मानों की समानता पर बल देता है? पहला सेंटेंस सही है या दूसरा? देखो, भारत का संविधान सम्मानों की समानता पर बल देता है।
समानों की समानता पर बल देता है। या फिर इससे भी एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखो जब प्रकृति ने दो इंसानों को एक जैसा पैदा नहीं किया तो स्टेट की कोई औकात नहीं होती कि ऐसे विषम लोगों को सम्मान बना दे। लेकिन जिन लोगों को समान स्थिति में, देखिए शंकरलाल जी मीणा, आप जो लिख रहे हो असम्मानों की समानता पर बल नहीं देता है, सम्मानों की समानता पर बल देता है। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। देखो स्टेट कभी भी विषम लोगों को सम्मान नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग समान हैं, लगभग एक दूसरे के इक्वल हैं, उनकी समानता को कायम रखने पर स्टेट बल देता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां ये जो समता या समानता की बात है, जैसे प्रतिष्ठा या अवसर की समानता की अपन बात करते हैं, तो देखो सब लोगों की डिग्निटी एक जैसी नहीं होती। या अवसर की समानता का मतलब है कि सब लोगों की अपॉर्चुनिटी एक नहीं हो सकती। इसीलिए आगे अपन देखेंगे कि राजकीय नियोजन में अवसर की समानता का जो फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरी में, तो वो योग्यता के हिसाब से है। तो हम किसकी करेंगे? समानों के बीच समानता की बात करेंगे। आर्टिकल 14 और 16 को जब मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा उस समय आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो वापस इस सेंटेंस को मैं बता रहा हूं, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, मतलब ये सारी चीजें किसको प्राप्त कराने के लिए? नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए। देखना इस पूरे बॉक्स को, तो इनमें से लिख दिया कि प्रतिष्ठा और अवसर किसे प्राप्त कराने के लिए है? नागरिकों को। या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किसे उपलब्ध कराने के लिए है? नागरिकों के लिए। या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किसको प्राप्त कराने के लिए, प्रदान करने के लिए है? नागरिकों को। क्या है? तो इसको आगे आप देखेंगे। आगे इस शब्दावली को मैं बढ़ा रहा हूं, एक ही सेंटेंस है प्रस्तावना का। देखो ये सब प्राप्त कराने के लिए, ये शब्द सब प्राप्त कराने के लिए आप खास जो चीज है वो नीचे लिखी हुई है। नागरिकों को ऊपर वाली 3 न्याय, 5 स्वतंत्रताएं, 2 समानताएं जो अपन ने अभी चर्चा की है, वो देखो ये अपन ने 3 + 5 + 2, 3 न्याय, 5 स्वतंत्रताएं और 2 समानताओं की चर्चा अपन ने की है। ये सब नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये देखिए, अब देखो इन 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानताओं के साथ साथ देखिए ये शब्द ध्यान रखना, कौन सी मतलब बंधुता बढ़ाने के लिए। तो देखो बंधुता बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। भारतीय संविधान में कि या संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? बंधुता का उद्देश्य क्या है? ए में आपके सामने दे दिया राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता। बी में दे दिया अखंडता, सी में दे दिया ए एंड बी बोथ, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं या नन। तो किसे कायम करने के लिए? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का जो प्रयास है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आगे देखो इस शब्दावली को, दृढ़ संकल्प होकर, देखना इस चीज को, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, देखो ये शब्दावली देखेंगे, अपनी इस संविधान सभा में। देखो इस सेंटेंस की शुरुआत मैंने की थी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और यहां देखो ये आगे वाला शब्द उसी को कनेक्ट करता है, अपनी इस संविधान सभा में। मतलब ये किसकी ओर अनाउंसमेंट है? भारत की जनता की ओर से अनाउंसमेंट है। अब देखो क्या है, आज
तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। देखो ये वो डेट है, इस तारीख को संविधान सभा की 11वीं बैठक हुई थी और संविधान जो लिखकर डिजाइन किया गया था उस पर तत्कालीन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके ये जता दिया था कि ये अपने देश का फाइनल संविधान होगा। जबकि 12वीं जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें कुछ औपचारिकताएं पूरा करना बाकी रह गई थी। ये जो बातें हैं संविधान निर्माण का जो हिस्टोरिकल मार्च है, ये मैं पीछे कुछ वीडियोज में डाल रहा हूं। 2 वीडियोज आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, और बाकी 3 वीडियोज आपके सामने और आने हैं कि संविधान किस प्रकार बना, और लाइव क्लासेज में अपन प्रस्तावना से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी संविधान के निर्माण की तिथि है। इस डेट को संविधान बनकर तैयार हो गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। आगे देखो कई बार क्या होता है कि हिंदी कैलेंडर से भी इसको पूछ लेते हैं, तो इसके कोष्टक में जो बात लिखी हुई है इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो देखो विक्रम संवत 2006, इसका मतलब यह है कि विक्रम संवत 2006 और मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। तो मार्गशीर्ष माह की शुक्ल सप्तमी का मतलब क्या है? शुक्ल सप्तमी का मतलब है चांदन पक्ष में, सप्तमी को ये संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। आगे देखो को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखो ये 3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां इन तीनों शब्दों को डिस्कस करें इससे पहले आपके सामने एक बार फिर मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं एक पर्सन में। देखिए क्या है, आपके सामने मान लो ये आ जाए कि प्रस्तावना जिसका स्रोत है, प्रस्तावना जिसका स्रोत है। अब इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे। देखो देश की संप्रभुता का, संप्रभुता का, देश एक गणराज्य स्टेट है, देश एक समाजवादी स्टेट है, देश एक पंथ निरपेक्ष स्टेट है, या देश इसमें यह दे दिया कि स्रोत है संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है, अंगीकरण की तिथि क्या है, या संविधान के अधिनियमन की तिथि क्या है। इन सब का अपना अपना अर्थ होता है। या संविधान के आत्मार्पण की तिथि क्या है। ये सारी चीजें जो है वो किस में लिखी हुई हैं? संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो देखो यहां आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो देखनी है कि देश की जनता संप्रभु है, इसका स्रोत प्रस्तावना है। भारत एक गणराज्य स्टेट है, इसका स्रोत प्रस्तावना है। भारत एक समाजवादी स्टेट है, इसका स्रोत प्रस्तावना है। भारत एक पंथ निरपेक्ष स्टेट है, इसका स्रोत प्रस्तावना है। या भारत के लोगों ने संविधान सभा के मार्फत देश के संविधान को किस दिन स्वीकृत या अंगीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को, इस बात का स्रोत क्या है? प्रस्तावना है। या फिर संविधान सभा के माध्यम से देश की जनता ने संविधान को किस तिथि को अधिनियमित किया, 26 नवंबर 1949 को, इसका स्रोत भी कहाँ है? प्रस्तावना में है। या देश की जनता ने संविधान को आत्मार्पित किया है, इस बात का स्रोत भी क्या है? प्रस्तावना है। कहने का मतलब इन सारी चीजों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ये सब की सब बातें हमें किस में मिलेंगी? प्रस्तावना में मिलेंगी। तो इस प्रकार देखो अभी इस चैप्टर में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो एक सेंटेंस था। वो सेंटेंस आपके सामने प्रस्तावना के रूप में है, हम भारत के लोग से लेकर आत्मार्पित करते हैं तक। या फिर देखो यहाँ एक खास बात और ध्यान में रखनी है कि देश का संविधान किसकी और किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा, क्योंकि ये एक सेंटेंस है और इसकी शुरुआत हम भारत के लोगों से हैं। तो सवाल को ध्यान रखना कि देश का संविधान किसकी ओर से अंगीकृत है, तो इसका उत्तर बनेगा देश की जनता। देश का संविधान किसकी ओर से अधिनियमित है, तो इसका उत्तर बनेगा देश की जनता। और देश का संविधान किसकी ओर से आत्मार्पित है, तो इसका उत्तर भी बनेगा देश की जनता। ये सब
बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तावना के एक सेंटेंस को अपन ने यहाँ डिस्कस किया है, जिसमें से हर बार अलग तरीके से सवाल आते हैं। देखो वक्त मिला तो आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी अपन शेयर करेंगे। और अब मैं इसके अगले पार्ट की बात करता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है। अभी जो सवाल जैसे नरेंद्र जी का मेरे सामने पहले भी आया था, वो था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है। देखो इस मामले में मैं 5-10 मिनट आपके साथ चर्चा करूंगा। पहली बात देखो, यहां आपको बता दूं कि संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को है। ध्यान से देखेंगे, संसद को है। ये बात संविधान के आर्टिकल 368 के साथ अपन पढ़ेंगे। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान में जो संशोधन की शक्ति है वो किसको है? पार्लियामेंट को है। ठीक है, अभी इस बात को मैंने प्रस्तावना से नहीं जोड़ा, ध्यान रखना। ये आर्टिकल 368 उस संविधान में था जो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था। उसके बाद अपने उच्चतम न्यायालय के सामने कुछ मामले आए और उन मामलों को डिस्कस किया जाने लगा, किसके साथ? प्रस्तावना के साथ जोड़कर। इसमें एक महत्वपूर्ण वाद आया, इन री बेरूबारी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ये भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में डिस्कस किया था इस वाद को। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। ध्यान देंगे, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जो बोर्ड के ऊपर नोट कर रहा हूं, ध्यान देंगे, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और संसद को आर्टिकल 368 में किस में संशोधन की शक्ति है? संविधान में संशोधन की शक्ति है। और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो चीज प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं वो संविधान का पार्ट ही नहीं माने गई, तो प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति अंडरस्टूडली पार्लियामेंट को नहीं थी। यहां देखो, इसके बाद कुछ केसेस में और ऐसा ही डिस्कशन हुआ और प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। अब एक नया सवाल हमारे सामने और मौजूद है कि इन केस लॉज में या जब इन वादों को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा क्यों नहीं माना गया। तो देखिए, अपन एक बात कहते हैं कि भारतीय संविधान में, देखना, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान को अनुच्छेदों और अनुसूचियों में लिखा गया है। और जब अपन संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की किताब को खोलते हैं तो पहले प्रस्तावना का पेज आता है। पहले किसका पेज आता है? प्रस्तावना का पेज आता है। और प्रस्तावना के पेज के बाद में संविधान का भाग 1 या अनुच्छेद 1 से शुरू होता है। अनुच्छेद 1 से शुरू होता है। तो यदि हम भारतीय संविधान की शुरुआत अनुच्छेद 1 से माने तो प्रस्तावना इससे पहले रह गई। और ऐसा ही इन केसेस में या इंद्री बेरूबारी और इसके बाद कुछ उत्तरवर्ती वादों में ऐसा माना गया। अंत में जो बात खास तौर पर डिस्कस हुई वो हुई थी केशवानंद भारती के वाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में निर्णय दिया था और ये निर्णय 23 अप्रैल 1973 को आया था।
देखिए प्रस्तावना के बारे में आज अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये सेटलमेंट 1973 में केशवानंद भारती के वाद में किया गया था। और आगे भी जब तक इस केस में कोई संशोधन या इसको ओवरराइड नहीं कर दिया जाता या उसको बदल नहीं दिया जाता, तब तक हम प्रस्तावना के बारे में इस केस में डिसाइड की गई चीजों का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहां देखिए इसमें जजमेंट जो आया उसके लिए मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। जजमेंट में पहली बात यह लिखी गई कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। देखिए यहां मैंने ये शब्द लिखा है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। कहने का मतलब हम या हमारी पार्लियामेंट चाहकर भी प्रस्तावना को संविधान से अलग नहीं कर सकती, एक अटूट भाग है संविधान का। तो पहला, अब तक देखो संविधान 1950 में लागू हुआ था और इन 23 सालों में जो बहस का मुद्दा था उसको केशवानंद भारती के निर्णय में जो पहला रूल लेट डाउन किया गया उससे निपटाया गया, और वो क्या था, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। और जैसे ही प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग हुई, इट मीन्स आर्टिकल 368 के तहत संसद को इसमें संशोधन की शक्ति मिल गई। तो दूसरी बात ये लिखी गई कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। देखो ये संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है किसके बाद, केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद या इस डेट के बाद। इससे पहले प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं थी, इसलिए संशोधन संसद नहीं कर सकती थी। तीसरी बात, अब देखो आते हैं जो बात मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस की थी कि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के आशय या इरादे हैं। किस उद्देश्य से, किस आशय से, किस इरादे से संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को बनाया था। अगर प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, इसका मतलब संविधान निर्माताओं के इरादे को ही पार्लियामेंट बदल सकती है। यह सवाल डिस्कस हुआ। या फिर इसको दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊं कि जब इस वाद का डिसीजन दिया जा रहा था उस समय बहुत सारे विद्वान न्यायाधीश और वकील न्यायालय में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश सिकरी ने इसका जजमेंट सुनाया था और कुल 13 न्यायाधीश थे, जिनमें 7-6 के बहुमत से, बहुत ही सन्निकट ऑप्शन, हल्का सा बहुमत, 7 न्यायाधीश इस जजमेंट के पक्ष में थे और 6 न्यायाधीश इसके विपक्ष में थे। सिकरी ने जब जजमेंट सुनाया तो उस जजमेंट में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो विद्वानों ने वहां तर्क दिया, इसका मतलब संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो इसका जवाब न्यायालय ने यस में दिया और कहा कि बिल्कुल संसद जो है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। फिर अगला आर्गुमेंट आया न्यायालय में कि इसका मतलब अगर संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, इसका मतलब ये हो गया कि संसद जो है वो संविधान निर्माताओं के इरादे को या आशय को बदल सकती है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो तीसरी बात देखेंगे। वो बात ये थी, लेकिन संसद प्रस्तावना में ऐसा संशोधन, संसद प्रस्तावना में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि संविधान का मूलभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। देखना, यह तीसरा जो लेकिन संसद प्रस्तावना में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाए। कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना में संसद द्वारा किए जाने वाले संशोधन की कसौटी या सीमा क्या है, वो है मूलभूत ढांचा।
या यूं कह सकते हैं कि न्यायालय ने कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इस हद तक संशोधन नहीं कर सकती कि संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाए। तो न्यायालय में बैठे विद्वानों ने एक और आर्ग्यूमेंट किया। उन्होंने ये पूछा कि मूलभूत ढांचा क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है। जैसे ही ये कहा कि संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती प्रस्तावना में जिससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाए, तो विद्वानों ने सवाल किया कि तो फिर हमें यह बताया जाए कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए रिजर्व रख लिया और ये कहा कि मूलभूत ढांचे में क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और जब जब भी मूलभूत ढांचे से संबंधित मामला न्यायालय के सामने आएगा तो उसके तथ्यों को देखकर न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि वो बात मूलभूत ढांचे में आती है या नहीं आती है। उसके बाद मूलभूत ढांचे के टाइटल में सैकड़ों हजारों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। बहुत सारी बातों को हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे में काउंट किया गया और बहुत कुछ चीजें मूलभूत ढांचे से इग्नोर भी की गई। जैसे जिन बातों को मूलभूत ढांचे में स्वीकार किया गया वो सारी चीजें अपन आगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में के हर चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजों से इनकार भी किया गया। उसमें मैं आपके साथ एक बेहतरीन केस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। वो केस है टी सरीथा बनाम आंध्र प्रदेश। इस केस में क्या था, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मूलभूत ढांचे की चर्चा जो अपन कर रहे हैं वो ये है कि इस केस में एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध डाइवोर्स के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पिटीशन लगा रखी थी और उस पिटीशन का अध्ययन करने के बाद न्यायालय को पिटीशन के में या आवेदन में तलाक का कोई आधार नहीं मिला। तो जब बहस की तिथि पर न्यायालय ने महिला से ये कहा कि आपकी पिटीशन में तलाक का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए हम आपको तलाक नहीं दिला सकते। तो देखो इसका इंटरप्रिटेशन या उस पर उस महिला का क्या तर्क था। वो तर्क ये था, उसने सबसे पहले न्यायाधीश के सामने संविधान की पुस्तक पेश की और उसने न्यायालय से पूछा, माननीय न्यायालय से, कि श्रीमान जी ये क्या है। तो न्यायालय ने कहा ये संविधान है। महिला ने कहा कि इससे बड़ा देश में कोई कानून है, तो न्यायालय ने कहा इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। उसके बाद उस महिला ने दूसरी बात आर्टिकल 21 खोलकर बताई और उसमें ये बताया राइट टू वर्क या काम करने का अधिकार। महिला का तर्क था कि देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू वर्क है, काम का अधिकार है, और आर्टिकल 21 मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं कोई भी मेरी आजीविका के लिए कार्य कर सकती हूँ। तो वहाँ मौजूद उसके पति ने कहा कि मुझे इसके काम करने से कोई आपत्ति नहीं है। फिर तीसरी बात जो सामने आई, उसने आर्टिकल 19(1)(6) ये खोल कर देखा, ये दिखाया न्यायालय को, जिसमें था व्यवसाय के चुनाव का अधिकार, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। तो उस महिला का पेशा था अभिनय, वो मूवी बनाती थी, एक फिल्म अभिनेत्री थी। तो वहाँ मौजूद उसके पति ने इस आर्गुमेंट पर भी ये कहा कि मुझे इसके फिल्म बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। इस पर महिला ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि मुझे आपत्ति है, और वो आपत्ति यह है कि अगर मैं मेरे पति के साथ रही तो मेरे बाल बच्चे हो जाएंगे, और बाल बच्चे होने से मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और फिगर खराब हो गया तो लोग मेरी फिल्में देखना बंद कर देंगे, और ये मेरे काम के अधिकार का अतिक्रमण होगा, हस्तक्षेप होगा, इसलिए मुझे तलाक दिलाया जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस महिला के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी, लेकिन कुछ समय पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को खारिज करते हुए ये निर्णय दिया कि भारतीय संविधान भारतीय समाज और संस्कृति को बनाए रखने के लिए है, और अगर न्यायालय इस प्रकार फैसले देंगे तो
कानून और न्यायालय दोनों की ही गरिमा समाप्त हो जाएगी। वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट जस्टिस चौधरी ने लिखा था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जस्टिस चौधरी भारतीय न्याय के इतिहास में ठीक ऐसे ही है जैसे क्रॉकरी की दुकान में कोई सांड घुस गया हो। इस प्रकार देखो, मैंने ये एक केस आपके साथ डिस्कस किया, ऐसे हजारों केसेस हमारे सामने आए और उनके जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है ये हम पहले से नहीं कह सकते। मूलभूत ढांचे का निर्धारण मामला जब न्यायालय के सामने आएगा तभी किया जाएगा। यहां आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में संशोधन की सीमा क्या है, वो है मूलभूत ढांचा। और मूलभूत ढांचा क्या है, तो इसके लिए आपके पास जवाब होना चाहिए कि यह तथ्य और परिस्थिति का प्रश्न होगा। अब देखो, केशवानंद भारती के निर्णय में जो बातें हमारे सामने आई, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट ने हमारी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। इस पर अपन जो चर्चा करना चाहते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो देखो, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? मात्र एक संशोधन हुआ है। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? मात्र एक संशोधन हुआ है। दूसरा ये कि यह संशोधन कब हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह अमेंडमेंट किया गया है। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द आए वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पहला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? एक। कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। और कितने शब्द नए अपने संविधान की प्रस्तावना में प्रविष्ट हुए? 3 वर्ड प्रविष्ट हुए। देखो, ध्यान रखने वाली बात यह है कि गाइड्स में अस्त व्यस्त लिखा हुआ होता है, इसलिए ध्यान रखें, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो शब्द आए उन शब्दों का सही क्रम क्या है। तो प्रस्तावना के इस सेंटेंस में पहले समाजवादी शब्द है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष शब्द है और उसके बाद अखंडता शब्द है। इनका क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब मैं जिस बात को आपके साथ फाइनली डिस्कस करना चाहता हूं और एग्जाम का महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, बहुत बार हम इसमें मात भी खाते हैं, वो ये है, देखना, प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने, इसका उत्तर आप देंगे। ये प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्दों को ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन मैंने लिखा है अंतः स्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं प्रतिस्थापित किया गया। और चौथा ऑप्शन मैं लिख रहा हूं संशोधित किया गया। इसका प्रश्न मैं आप सबसे चाहता हूं, ये वो प्रश्न है जो पीएससी की एग्जामिनेशंस में लगभग हर बार आपके सामने मौजूद होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए?
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्दों को अंतःस्थापित किया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जोड़ा गया, तीसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापित किया गया और चौथा ऑप्शन है संशोधित किया गया। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? देखो, जिस प्रकार के उत्तर मेरे सामने आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रश्न की समझ आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। 100% उत्तर गलत आ रहे हैं, 100% उत्तर गलत आ रहे हैं। देखो, मैं एक बार आप लोगों के सामने इन शब्दों का मीनिंग बता दूं, उसके बाद सोचेंगे आपका उत्तर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि 100% गाइड्स में इसका उत्तर गलत लिखा हुआ होता है। इसका एविडेंस अभी आपको मिलेगा, अभी जो मैं पढ़ा रहा था उसी से। उत्तर गलत है। इधर देखिए, देखो, अंतःस्थापित करने का मतलब होता है बीच में डालना। अंतःस्थापित का मतलब होता है बीच में डालना। इंटरशिप्ट का मतलब जोड़ने का मतलब होता है उस सेंटेंस के अंत में। रिप्लेस का मतलब होता है किसी को हटाकर, किसी को हटाकर। और संशोधित का मतलब होता है पहले से जो शब्द होता है उसमें बदलाव करना। देखो, बीच में डालना, अंत में जोड़ना, किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह बिठाना और शब्द में बदलाव करना। जरा अब सोचिए इसका उत्तर क्या आ रहा है? इसका उत्तर क्या आया? अरे, मैंने अभी आपको बताया है कि संविधान की प्रस्तावना एक सिंगल सेंटेंस है। प्रस्तावना एक सिंगल सेंटेंस है और इसमें देखो, जिन 3 शब्दों की अपन चर्चा कर रहे हैं वो तीनों शब्द आपके सामने अभी आ रहे हैं। ये देखो, मैंने आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना एक सिंगल सेंटेंस है और इस सिंगल सेंटेंस के बीच में आपके सामने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द इसमें शिफ्ट किए गए हैं। इसलिए इसका उत्तर हो गया पहला। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान इसका उत्तर दे रहा है। अब मुझे इस प्रस्तावना पर जो आपको कहना था वो कह दिया है। अब आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो 1 बाय 1 आप मेरे से पूछेंगे। कोई भी सवाल जो आपके दिमाग में है। देखो, एक सवाल है, संविधान को डिजाइन किसने किया? संविधान को डिजाइन किसने किया? हालांकि ये मैंने उस क्लास में संवैधानिक इतिहास में जो हिस्ट्री के चैप्टर या जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उनमें आपके सामने डाल दिया है। सोना शर्मा का सवाल है, संविधान को डिजाइन किसने किया? तो देखो, मैं आपको इस पर कुछ चीजें बता ही देता हूं। एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों का एग्जाम में खराब होता है। वो आदमी था BN राव। ध्यान से देखेंगे, बेनेगल नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान का खाकाकार, भारतीय संविधान का नक्शाकार, भारतीय संविधान का डिजाइनर, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर BN राव थे। ये भारत की स्वतंत्रता से पहले से ही एक नामी वकील थे और इस आदमी ने संविधान का जो खाका है ये तैयार किया था। और जो ढांचा BN राव ने संविधान सभा की प्रारूपी समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको सौंपा था। और BN राव द्वारा सौंपे गए ढांचे पर या नक्शे के ऊपर चलकर ही प्रारूपी समिति ने अपने संविधान को डिजाइन किया था। यह जवाब है सोना शर्मा के सवाल का। दूसरा सवाल विनय का मेरे सामने आया है, भारत एक गणराज्य क्यों है? भारत एक गणराज्य क्यों है? देखो, शायद अभी इस शब्द के ऊपर मैंने 5-6 मिनट तक डिस्कस किया है, बहुत डिटेल से। गणराज्य उस स्टेट को कहते हैं जिसका शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है, और भारत का शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति है जिसका यहां चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता और ना ही उसको मनोनीत आदि किया जाता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है। तो भारत एक गणराज्य क्यों है? क्योंकि
भारत का शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? इसके अलावा किसी का कोई सवाल? एक ये सवाल मेरे पास पहले आया था, नरेंद्र का प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। एक मेरे सामने शंकरलाल मीणा, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं कला विज्ञान आदि विषय में, उन्हें क्रम से बताए हुए कौन कौन से विषय हैं। इसका क्रम है कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा। हालांकि ये अपन राज्यसभा के साथ डिटेल से पढ़ेंगे। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मैक्सिमम 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। और कोई? और किसी का कोई सवाल? अब यदि आप लोगों की ओर से मेरे लिए कोई सुझाव हो, देखो मैंने लाइफ में पहली बार किसी कैमरे को फेस किया है लाइव क्लास में, इसलिए कोई भी सुझाव आपका मेरे लिए हो तो अगली कक्षा में अपन सुधार करेंगे। अभी मैं स्क्रीन के सामने हूं, किसी भी प्रकार का सुझाव आपकी ओर से हो, देखो मैं कोशिश करूंगा। मेरी पहली क्लास है, इसमें शायद किसी प्रकार का परफेक्शन मुझे नज़र नहीं आया, फिर भी आगे अगर आपका सहयोग बढ़ा रहा तो निश्चित तौर पर मैं मेरी क्लास को डे बाय डे कुछ परफेक्शन देने की कोशिश करूंगा। कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो आप बोलिए, किसी भी प्रकार का सवाल। कितने हैं सारे?